हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12th का फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फिज़िक्स भाग 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बेसिक बातें क्या हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये है वैद्युत चुंबकत्व के भाग से उत्पन्न हुआ है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रो डायनामिक्स जिसको हम लोग कहते हैं गतिक वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो होता है वो किसी वस्तु पर रुका रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं रेस्ट रहता है, रुका हुआ चार्ज रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में। जबकि गतिक वैद्युतिकी में चार्ज जो होता है वो गतिमान हो जाता है, गति करना प्रारंभ कर देता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के में हम 3-4 चैप्टर का अध्ययन करेंगे और गतिक वैद्युतिकी में भी हम 3-4 चैप्टर का अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसे स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है गाउस का प्रमेय। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव, और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। ये 4 चैप्टर का अध्ययन हम लोग करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इन चारों चैप्टरों में आवेश जो होगा, चार्ज जो होगा, चार्ज रेस्ट होगा, रुका हुआ होगा, आवेश रुका हुआ होगा। और आगे वाले जो 4-5 चैप्टर है उन चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे जिसमें चार्ज जो होगा, आवेश जो होगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। जैसे उन चैप्टर में है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसके बाद पढ़ते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व एक बड़ी यूनिट है, यूनिट कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर का हम लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकत्व प्रेरण, और गतिक वैद्युतिकी का एक लास्ट चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो हम लोग वैद्युत चुंबकत्व को 2 भागों में बांट लिए हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आवेश होता है वो स्थिर रहता है और उसमें हम लोग 3-4 चैप्टर का अध्ययन करते हैं, जैसे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, गाउस का प्रमेय, वैद्युत विभव और संधारित्र। और इसकी दूसरी शाखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें आवेश गति करना प्रारंभ कर देता है, आवेश चलना प्रारंभ कर देता है, और उसमें 3-4 चैप्टर का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे विद्युत धारा, इसमें एक प्रकार की एक यूनिट है, इसमें हम 3-4 चैप्टर का अध्ययन कर लेते हैं। चुंबकत्व है, वैद्युत चुंबकत्व प्रेरण है और प्रत्यावर्ती धारा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और इसके
कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चल दिए वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्थिर वैद्युतिकी का, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें एक शब्द आया है वैद्युतिकी। इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा, इसकी अवधारणाएं जो है, कॉन्सेप्ट जो है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे शुष्क मौसम में अगर हम लोग अपने कपड़ों को उतारते हैं तो हमने प्रायः देखा है कि कपड़ों से चिट-चिट की आवाज़ आती है, या फिर किसी अंधेरे कमरे में है तो चिट-चिट आवाज़ के साथ उसमें से ध्वनि भी निकलती, चिंगारियाँ भी निकलती हैं। तो हम देखते हैं कि, या फिर हम देख लें कि अपने बालों पर अपने मार्कर को या पेन को जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। या फिर हम देखते हैं आकाश में जब बिजली चमकती है तो वहाँ भी देखते हैं कि बिजली पृथ्वी तक आ जाती है। और या फिर हम किसी कार के दरवाज़ा को खोलते हैं अथवा बंद करते हैं तो वहाँ से भी हमें करंट का झटका लगता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमें एक आश्चर्य होता है कि वास्तव में है क्या ये। और इसी घटनाओं को देखते हुए, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए इसी का नाम दिया गया वैद्युतिकी। वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया इसका नाम, कि यह एक वैद्युतिकी है जो कि किसी आवेश से उत्पन्न हो रही है, किसी चार्ज से उत्पन्न हो रही है। और चार्ज के बारे में कुछ और अवधारणाएं हैं। जैसे एक वैज्ञानिक थेल्स थे, उन्होंने बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, और रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि एबोनाइट की छड़ आवेशित हो गई, अर्थात एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। और कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर उन्होंने देखा कि रेशम पर क्या हुआ, ऋण आवेश उत्पन्न, रेशम पर ऋण आवेश और कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। और अर्थात उन्होंने देखा कि जब एबोनाइट की छड़ को, सपोज दैट एबोनाइट की छड़ है जिस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है, बिल्ली के खाल से रगड़ी हुई है, और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, और साथ ही साथ रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को जिस पर धन आवेश है, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़, दोनों को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो देखा यह गया कि दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यदि हम कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं और दोनों छड़ पास पास हों तो यह देखा गया कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और ये देखा गया कि एबोनाइट की छड़ को जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है, इसको हम क्या करते हैं, पास पास स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, और तब भी हम पाते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये पाया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक
धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को पास पास रखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इन दोनों चार्जों के बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज धनात्मक धनात्मक दोनों आवेश को एक साथ रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भेजते हैं। अगर इन चार्जों को एक प्लस दूसरा माइनस, माइनस और प्लस चार्ज को पास पास रखा गया तो पाया यह गया कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अर्थात इन आवेशों के बीच आकर्षण बल है। इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल है। तो अगर सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर विजातीय आवेश हैं तो वे दोनों एक दूसरे को आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षित करेंगे, अर्थात दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो इन सब अवधारणाओं के बाद हम आवेश की एक सुदृढ़ परिभाषा बनाते हैं, निकालते हैं, निकाला गया उसका। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि आवेश की परिभाषा क्या है। आवेश चार्ज। आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वह उस प्रभाव का अनुभव करता है। आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है या प्रभावित होता है, और अगर वहाँ पर कोई आवेश है तो उस प्रभाव का क्या करता है, अनुभव करता है। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यदि यह क्षेत्र पहले से विद्यमान है तो वह उसके प्रभाव का अनुभव करता है। यह एक द्रव्य का स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसके कारण वहाँ पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर पहले से वहाँ यह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है तो वह उसके प्रभाव का अनुभव करता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इन सब चीज़ों के बारे, यह एक अदिश राशि, इसका अध्ययन तो हम लोग क्लास 11th में ही कर लिए हैं। यह आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशियों सदिश राशियों के बारे में हमने अध्ययन किया है।
अन्य किताबों में लिखा गया आवेश के बारे में, जैसे एस.सी. वर्मा वगैरह किताबों में लिखा गया है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब यह एक अंतिम गुण है, और इन प्रॉपर्टियों के बारे में हम क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। तो इन प्रॉपर्टियों के बारे में हम रिसर्च करते हैं कि यह मास का जो है, मास का अंतिम गुण है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो हम इन एस.सी. वर्मा वगैरह किताबों में लिखा गया है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का अंतिम गुण, जिन सब चीज़ों पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये भी लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का यह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अर्थात अंतिम गुण है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। ये है चार्ज की कुछ अवधारणाएं। अब हम देखते हैं कि चार्ज के कुछ मूलभूत गुण होते हैं। अब मूलभूत गुण क्या है चार्ज के, जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के मूलभूत गुण। जैसे पहला गुण अगर हम देखा चार्ज के देखें हम लोग, तो पहला गुण क्या है, चार्ज जो है आवेश, इसके अंदर अगर सजाती है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक ही स्थान पर रखे गए हैं, निकट रखे गए हैं, तो यह एक दूसरे को रिपल करते हैं अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती चार्ज को या प्लस प्लस आवेश को एक साथ रखा गया है, तो ये दो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे अर्थात दूर दूर धकेलेंगे। और अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को पास पास रखा गया है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का। अगर माइनस माइनस है, ये भी तो सजाती आवेश है और दोनों को पास पास रखा गया है, तो इनके बीच भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये पहला मूलभूत गुण है चार्ज का। दूसरा गुण देखा जाए, दूसरी प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा गुण आवेश का है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक या दूसरे वस्तु में चार्ज को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो
उत्पन्न करते हैं, न तो उत्पन्न किया जाता है, जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं पूरे अर्थात ये ऐसे कह दे कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, कांस्टेंट होता है। विलगित निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम, अर्थात उसे किसी ऐसे कमरे में या बॉक्स में बंद कर दिया जाए जिससे उसके बाहरी वातावरण से कोई कनेक्शन ना हो, कोई लगाव ना हो। इसका मतलब होता है विलगित निकाय, और इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कह रहा है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। कैसे नियत रहता है? सपोज दैट ए बॉक्स ए है और ए बॉक्स बी है। बॉक्स ए में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के आवेश है। मान लीजिए इस पर 2 कूलाम है, इस पर 3 कूलाम है प्लस का, इस पर -2 कूलाम का आवेश है। और बॉक्स बी में ये आइसोलेटेड बॉक्स है, विलगित है। विलगित मतलब इसकी जो दीवारें हैं इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटर अचालक दीवार है कि आवेश यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, आवेश यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। आइसोलेटेड दीवारें हैं। ये भी जो इसकी दीवार है बॉक्स की आइसोलेटेड है, जिससे आवेश यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सपोज अलग अलग इस पर भी बॉडी है जिस पर भिन्न भिन्न आवेश है। मान लीजिए इसका +2 माइक्रो कूलाम आवेश है या 2 कूलाम आवेश है, इसका +4 कूलाम आवेश है, और इसका आवेश हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात इसको अगर हम Q1 माने, इसको Q2 मान लें, इसको Q3 मान लें, और इसको Q1 डैश, इसको Q2 डैश और इसको Q3 डैश मान लें, तो इसका और इसका टोटल का आवेश क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू है 2 कूलाम और Q2 की वैल्यू है 3 कूलाम, Q3 की वैल्यू है -2 कूलाम, बराबर Q1 है +2 कूलाम, Q2 है, Q2 डैश है 4 कूलाम, और Q3 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2 कूलाम से 2 कूलाम कैंसिल हो जाएगा, 3 कूलाम से 2 कूलाम घटेगा तो 1 कूलाम बचेगा, बराबर 4 कूलाम + Q3 डैश, और ये वैल्यू इधर आएगी तो -3 कूलाम = Q3 डैश। Q3 की वैल्यू जो होगी -3 कूलाम होगी, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम यही तो कह रहा है कि किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। अर्थात विलगित निकाय इधर का जो आवेश है और इसका जो आवेश है दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आइसोलेटेड मतलब जो इसकी जो दीवारें हैं, बॉक्स की जो दीवारें हैं, ये अचालक दीवारें हैं, यहाँ से आवेश बाहर नहीं जा सकता। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, महत्वपूर्ण गुण है चार्ज का। तीसरा प्रॉपर्टी है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आवेश का क्वांटीकरण मतलब किसी भी वस्तु पर, प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं उस पर जो आवेश होता है वो फिक्स अमाउंट में होता है, निश्चित मात्रा में होता है, और निश्चित मात्रा के साथ साथ वह फंडामेंटल चार्ज का, मूल आवेश का इंटीजर, पूर्णांक में गुणज होता है। अर्थात अगर हम किसी भी, जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, अगर हम मार्कर को परचेज करते हैं तो ये तो एक मार्कर परचेज कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या फिर हम इस व्हाइट बोर्ड को परचेज करें, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इंटीजर में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 1/2 मार्कर ले लें, 1/3 मार्कर ले लें। ठीक उसी प्रकार किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, वह इंटीजर में होता है, और इंटीजर में क्या होता है, पूर्णांक में होता है मूल आवेश के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश का क्वांटीकरण होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश निश्चित मात्रा में पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है मूल आवेश का, मूल आवेश का। किसी भी वस्तु पर जो चार्ज है वह होता है निश्चित मात्रा में पूर्णांक गुणज होता है मूल आवेश का। अब मूल आवेश क्या है? मूल आवेश को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब जैसे किसी भी वस्तु से अगर हमें आवेश को लेना है या वस्तु को आवेश देना है, तो जैसे सपोज दैट किसी वस्तु पर आवेश को हम कैसे दे सकते हैं, या तो +1 ही दे सकते हैं, या फिर +2 ही दे सकते हैं, या फिर +3 ही दे सकते हैं, या फिर +4 ही दे सकते हैं, या फिर -1 ही दे सकते हैं, या -2 ही दे सकते हैं, या -3 ही दे सकते हैं, या फिर -4 ही दे सकते हैं। जहाँ ई, यही ई हमारा है मूल आवेश, जो कि स्वतंत्र होता है, पूरा इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है। फंडामेंटल आवेश जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ई है, यह स्वतंत्र होता है पूरा, और ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इसे हम मूल आवेश कहते हैं। और किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वह एक निश्चित मात्रा में होता है, और वह क्या होता है, मूल आवेश का पूर्णांक में गुणज होता है। अर्थात किसी भी वस्तु से आवेश को या तो हम +1 ही ले सकते हैं, या -1 ही, या +2 ही, या -2 ही, +3 या -3, ऐसे ऐसे। तो ये घटना जो, ये पूरा जो घटना है, इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अर्थात इसको अगर लिखें हम तो Q = लिख सकते हैं +-n × E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखेंगे तो Q = +-n × E लिख सकते हैं, जहां n क्या है, n है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है मूल आवेश। ये है आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, आवेश का क्वांटीकरण। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आवेश के क्वांटीकरण पर। न्यूमेरिकल क्या कहता है, बहुत सारी बार बोर्ड में पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश में 1
कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफ़ी सारे बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है क्यू की वैल्यू कितना, क्यू वैल्यू दिया है 1 कूलाम, तो हो जाएगा 1 कूलाम। अब पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। तो आवेश के क्वांटिग्रेड से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E, और N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा Q अपॉन E इज इक्वल टू N हो जाएगा। रिप्लाई यहाँ से हो जाएगा, Q की वैल्यू 1 कूलाम है, 1 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इक्वल टू हो जाएगा N कूलाम। अब 90 प्लस 19 अगर ऊपर ले जाते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, ये मिल जाएगा 1 इंटू 10 का पावर प्लस 19 अपॉन 1.6 इक्वल टू N। अब अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, अर्थात संख्या 10 हो जाएगी। 10 गुणे 10 घाते प्लस 19 बटे कितना हो जाएगा 1.6 इक्वल टू N। सॉरी, पॉइंट तो हट चुका है। अब एक पावर यहाँ से कम कर दे, इसको 100 हम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 100 इंटू 10 का पावर 18 अपॉन 16 इक्वल टू N, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सारे बोर्ड परीक्षाओं, बहुविकल्पी वगैरह में पूछ लेता है 1 नंबर क्वेश्चन में। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं आवेशन की विधियां। कैसे हम आवेश को उत्पन्न करते हैं। वे ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग, इसको कह सकते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की कुल 3 विधियां हैं। पहला है चालन विधि, बाई कंडक्शन। दूसरा है प्रेरण विधि, बाई इंडक्शन। और तीसरा घर्षण विधि, बाई फ्रिक्शन। 3 विधियां हैं आवेश, चार्जिंग ऑफ आवेशन की विधियां, चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। एक एक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चालन विधि क्या होता है, प्रेरण विधि से कैसे आवेश को उत्पन्न करते हैं, घर्षण विधि द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न होता है। तो देखते हैं चालन विधि। सपोज दैट गोला ए है जिस पर प्लस आवेश है, और गोला बी है जो कि उदासीन है। उदासीन होने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं। उदासीन होने का मतलब ये है कि जितना इसमें धन है, जितना धन आवेश है, उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश है। इस गोले पर, गोले बी पर जितनी मात्रा में धन आवेश है उतनी ही मात्रा में क्या है, ऋण आवेश है। तो ये पूरा गोला बी क्या है, उदासीन है। अब क्या करते हैं,
इस गोले बी को गोले ए से संपर्क कराते हैं, इसको टच कराते हैं, संपर्क कराते हैं। तो संपर्क करा लेते हैं, गोला ए जिस पर है धन आवेश और गोला बी इसको कराते हैं संपर्क। अब क्या होगा, गोला ए से कुछ चार्ज गोला बी में चला जाएगा। जब एक कुछ चार्ज इसमें आ गया गोला बी में, अब जब हम संपर्क कराने पर गोला ए से कुछ आवेश गोले बी में चले गए, और जब इनको हम अलग अलग करते हैं तो देखते हैं कि गोले ए और गोले बी में कुछ आवेश दोनों आवेशित हो गए हैं, अर्थात गोले ए से कुछ आवेश चलकर गोले बी में आ गए हैं, और गोले ए के अंदर पहले के अपेक्षाकृत आवेश की कमी हुई है, और जबकि गोले बी में कुछ आवेश गोले ए से चलकर आ गए हैं। अर्थात गोला बी जो कि उदासीन था, गोला ए से संपर्क कराने के बाद वह भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो आवेश एक गोले ए से चल करके गोले बी में पहुंच गई, इसी को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। हालांकि हम एक कह सकते हैं कि गोले ए से जब आवेश गोले बी में गए तो गोले ए के द्रव्यमान में पहले का अपेक्षाकृत क्या आई, कमी आई, क्योंकि चार्ज जब जाएगा, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, अपने साथ अपनी मास को भी लेकर जाएगा। तो मास को ले जाने से गोले ए के द्रव्यमान में पहले की अपेक्षाकृत बाद में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। यह है आवेशन की चालन विधि। चालन विधि द्वारा हम किसी उदासीन या अनावेशित वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। यहाँ प्रोटॉन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी हम ले सकते हैं, और आवेशन का चालक विधि ठीक इसी प्रकार से समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें रह गया, जैसे गोला ए है और गोला बी, हम कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गोले ए का आवेश अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो जब इनको संपर्क कराएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। यह तभी संभव होगा जब गोला ए और गोला बी का साइज और शेप, आकार और आकृति बराबर हो और दोनों गोला एक ही धातुओं से बनी हो, तभी ऐसा संभव होगा। अन्यथा केस में कुछ ही आवेश इसमें जाएंगे। जब गोला ए और गोला बी एक ही धातु से बना हो और दोनों का आकृति और आकार क्या हो, बराबर हो, तब जाकर गोला ए से, जैसे उदाहरण से समझते हैं कि अगर गोला ए और गोला बी एक ही धातु से बने हैं और दोनों का आकार क्या है, आकृति समान है, और गोला ए में क्यू आवेश है, और गोले बी को जैसे गोले बी को ए से क्या कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो संपर्क में लाने के बाद गोले ए में Q/2 आवेश बचेगा और गोले बी में Q/2 आवेश आ जाएगा। यह तभी संभव होगा जब गोला ए का आकृति, आकार और मटेरियल मतलब पदार्थ एक ही हो, तभी यह संभव होगा। अन्यथा केस में कुछ ही आवेश ए से बी में जाएंगे। तो ये है आवेशन की विधियों में से चालन विधि द्वारा आवेशित किसी भी अचाल, जो भी वस्तु आवेशित नहीं है, उस पर आवेश उत्पन्न करना। दूसरी विधि हम देखते हैं, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन। अब प्रेरण विधि द्वारा किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, उदाहरण समझते हैं। सपोज दैट गोला ए है और गोले ए पर धन आवेशित है, यह गोला ए धन आवेशित है, और गोला बी है, गोला बी गोले बी पर कोई चार्ज नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उदासीन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब जब हम गोले बी को गोले ए के निकट लाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। गोला ए इस पर धन आवेश है और गोला बी ए के हमने निकट लाया, तो हमने देखा क्या कि गोले ए में, गोले बी में जितने भी धन आवेश हैं वो गोले बी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, अर्थात गोले ए से दूर चले गए, और गोले बी में
जितने भी ऋण आवेश थे वो गोले ए के निकट आ गए, क्योंकि गोला भी उदासीन था, अर्थात जितना प्लस उतना माइनस। तो गोले ए के पास लाने पर अभी हमने देखा कि सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, वह एक दूसरे को दूर भेजते हैं, धकेलते हैं, धक्का देते हैं। तो गोले ए से गोला ए में प्लस आवेश था, तो गोले बी में जितना भी प्लस आवेश था उसको यहाँ से क्या लगा, रिपल्सन फोर्स लगा, और गोले बी के किनारे वाले हिस्से पर पहुंच गया। और जो माइनस आवेश था वह आकर्षण बल के कारण गोले ए के निकट आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा गोला क्या लाते हैं, सी लाते हैं, और गोले बी से क्या करा देते हैं, उसको संपर्क करा देते हैं। गोला ए है जिस पर प्लस चार्ज है, ये गोला बी है जिस पर माइनस और प्लस चार्ज सेपरेट हो गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये आवेश है, यह आवेश क्या हो गया है, ध्रुवित हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है, ध्रुवित हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि ध्रुवण क्या है, ध्रुवित क्या है। तो ये अब तीसरा गोला सी क्या करेंगे, गोले बी से क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे। ये तीसरा गोला सी है, गोले बी से क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। अब गोला सी क्या है, चालक है। अब यहाँ से प्रतिकर्षण बल के कारण बी में जितने भी धनावेश हैं वह गोले सी में चले जाएंगे संपर्क के बाद। अर्थात अगला फिगर कुछ इस प्रकार होगा, गोला ए जिस पर प्लस चार्ज है, गोला बी जिस पर अब केवल माइनस चार्ज बचा, और हम गोले बी सी को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये गोला सी है जिस पर क्या आ चुका है, प्लस चार्ज। यह तभी तक संभव होगा जब तक गोला ए को हम इसके निकट पकड़े रहेंगे, जब तक इसके पास रहेगा। अगर इसको हटा देंगे तो पुनः दोनों आपस मिल जाएंगे और फिर से उदासीन हो जाएंगे, तब गोले सी पर कोई आवेश नहीं जाएगा। जब तक गोला ए बी सी के निकट होगा तब तक यह घटना चलती रहेगी। यह है प्रेरण विद्युत द्वारा आवेश का उत्पन्न करना। एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा, जैसे गोला ए प्लस चार्ज है, बी पर क्या है, उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। फिर क्या करते हैं, गोले बी को गोले ए के पास लाते हैं, निकट लाते हैं, ए है जिस पर धन आवेश है, और गोले बी को ए के निकट लाएं तो पोलराइज्ड हो गया, ध्रुवित हो गया आवेश। प्लस गोले ए से दूर और माइनस गोले ए से पास आ गए, गोले ए के पास आ, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण और प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण हुआ। अब हम क्या करते हैं, गोले बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात इसको अर्थिंग कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल कर आएंगे और जितने भी प्लस चार्ज है गोले बी पर, सारा इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अब बचेगा क्या गोले बी पर, अब गोले बी पर केवल रह गया माइनस चार्ज, ए प्लस है और ये गोला बी है जिस पर केवल अब रह गया माइनस चार्ज। इसको हमने कनेक्ट कहाँ से किया है, पृथ्वी से। तो इस प्रकार प्रेरण विद्युत द्वारा अनावेशित वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम आवेशित कर सकते हैं। ये है प्रेरण विद्युत द्वारा किसी भी अनावेशित वस्तु को क्या करना, आवेशित करना। और अंतिम इसका आवेशन की विधियों में अंतिम विधि क्या है, फ्रिक्शन द्वारा, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तीसरा है घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। घर्षण द्वारा ऐसे लिखते हैं, बाई फ्रिक्शन। सपोज दैट दो अलग अलग बॉडी हैं, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। दोनों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, घर्षण करा जाता है, रगड़ा जाता है। तो रगड़ने के बाद यहाँ क्या होगा, हीट जनरेट होगा, क्योंकि ए बॉडी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे, से उसमें भी होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में। अब जब इसको रगड़ा जाएगा तो रगड़ने के बाद क्या होगा, रगड़ने के बाद यहाँ थर्मल ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा मिल जाएगी,
और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गोले ए से गोले बी की तरफ जाने लगेंगे या फिर गोले बी से गोले ए की तरफ जाने लगेंगे। यह मटेरियल पर निर्भर करेगा, ये गोले किस धातु की बनी है इस पर निर्भर करेगा कि किस तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे कि बी से ए की तरफ आएंगे। आगे क्या होगा, गोला ए गोला बी। अब यहां से क्या हुआ, घर्षण के बाद इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल गई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से छटकने लगे, या तो गोले ए से गोले बी में गए या गोले बी से गोले ए में आए। अर्थात ए गोले क्या हो गए, यहाँ से गोले आवेशित होने लगे और इस पर गोले ए पर और गोला बी, इनको अगर हम अलग अलग कर देते हैं, अगर गोले ए से इलेक्ट्रॉन गोले बी में गए होंगे तो गोले बी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, अर्थात यहाँ माइनस चार्ज अधिक हो जाएगा। और गोले ए से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो गोले बी में प्लस चार्ज अधिक हो जाएगा। गोले ए से अगर गोले बी में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो गोले ए में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और गोले बी में इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से गोले बी में गए हैं तो यहाँ प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। इस प्रकार हम घर्षण विधि द्वारा आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप लोग वीडियो देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कूलाम लॉ। तो बच्चों आज का बस इतना ही। वीडियो देखिए और बताइए कमेंट करके।